स्वागत है आप सबका। मैं कमल कुमार आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इसकी बात करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि ये लीनियर पेयर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स क्या होता है और उसके सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफिकली एंड अकॉर्डिंग टू अवर न्यूमेरिक मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्लास 9 में ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वहाँ पर चैप्टर नंबर 4 है। तो हम सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि लीनियर पेयर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स होता है क्या। देखो लीनियर इसका नाम है लीनियर, तो लीनियर पेयर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स जो होता है वो होता है ax प्लस by एंड प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बोलते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इसमें जो वेरिएबल है वो x और y है। यहाँ पर x और y को यहाँ पर वेरिएबल माना गया, तो x एंड y आर वेरिएबल। यहाँ पर x एंड y आर वेरिएबल्स हैं और डिग्री ऑफ x एंड y इज 1। जो भी लीनियर इक्वेशन जहाँ पर भी लीनियर वर्ड आएगा तो इसका मतलब है कि अगर वो लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि लीनियर इक्वेशन की डिग्री हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल x और y है इसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि x का जो कोफिशिएंट है वो a है और यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है क्या है, b है। तो इसमें अगर ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है तो इसमें कंडीशन होती है कि a एंड b बोथ नॉट इक्वल टू 0, बोथ नॉट इक्वल टू क्या चाहिए, 0। अब बोथ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसको तो हम सब डिटेल में समझते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी अगर a इक्वल टू 0 आ गया तो ये डेफिनेट है कि b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है तो b इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। अगर ये तीनों कंडीशन है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बोल सकते हैं। और इसी को कहीं कहीं बुक में आपको इस तरह से भी लिखा गया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर 4x प्लस 3y एंड प्लस 7 इक्वल टू 0 है, तो ये तो आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो x का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 3। इसका मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, 4 नॉट इक्वल टू 0 है एंड 3 नॉट इक्वल टू क्या है, 0। तो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, थर्ड है। अब अगर मान लीजिए कि हमने इस तरह से लिखा कि 3y एंड प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो आप ये दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जो x वाला टर्म है वो गिवन नहीं है, इसका मतलब उसके कोफिशिएंट को हम 0 मान लें, तो यहाँ पर 0x एंड प्लस 3y एंड प्लस 7 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल टू क्या है, 0, और यहाँ पर जो b का कोफिशिएंट है, सॉरी y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 3। इसका मतलब ये कंडीशन आ गई। सो दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए 3x एंड प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाए, 0। अब यहाँ पर तो y वाला टर्म नहीं है तो हम इसको क्या मान सकते हैं, 3x एंड प्लस 0y एंड प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर a इक्वल टू क्या है, 3 एंड b इक्वल टू क्या है, 0। इसका मतलब है कि a नॉट इक्वल टू 0 है और b इक्वल टू क्या है, 0। इसका मतलब आपके पास कौन सी कंडीशन है, सेकंड। तो कहने का मतलब है कि किसी भी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन तब बोलेंगे जब उसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और उसके जो कोफिशिएंट है मींस x और y के जो कोफिशिएंट है वो एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। मींस अगर x का कोफिशिएंट 0 है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि y का कोफिशिएंट में क्या आ जाए, 0 हो जाए। मींस अगर x का कोफिशिएंट 0 है तो y का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, अगर y का कोफिशिएंट 0 तो x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो चैप्टर हमारा वह लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब है कि यहाँ पर पेयर मतलब दो जोड़े में आएगा। तो हम लीनियर इक्वेशन लिखना है, लेकिन कितने लीनियर इक्वेशन लिखना है, 2 लिखना है। तो हम एक को मान लेते हैं कि a1x प्लस b1y एंड प्लस c1 इक्वल टू क्या है, 0। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और एक को मान लेते हैं a2x एंड प्लस b2y एंड प्लस c2 इक्वल टू क्या होगा, 0। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं, 2 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर पेयर में आ गया, ठीक है। तो जब आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखेंगे तो उसको हम लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। अब इसमें भी कंडीशन वही है, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है a1 और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, b1, ये दोनों एक साथ 0 नहीं होनी चाहिए। सेकंड इक्वेशन में भी वही है कि अगर x का जो कोफिशिएंट है a2 और y का जो कोफिशिएंट है b2 वो एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि x और y जो वेरिएबल है उसका जो डिग्री है मीन्स जो पावर है वो 1 होना चाहिए, तब इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अगर वो 2 है तो उसको हम लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। अब इसमें देखो जो इस चैप्टर में हमें बात की गई है वो है इसके सोल्यूशन की। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा क्लास 9 की तरफ ले चलता हूँ। जैसे मान लो बेटा कि अगर हमारे पास एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो अगर ये सिंगल एक ही लीनियर इक्वेशन है तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। अब सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0।
तो अब आप देखो सोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक्स और वाई की एक ऐसी वैल्यू इसमें पुट करनी है इस इक्वेशन में जिसमें कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी, एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी, दैट इज द सोल्यूशन, वो इसकी सोल्यूशन मान जाएगी। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सोल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें जो वेरिएबल एक्स और वाई है उसकी एक ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जिसको कि अगर हम उस इक्वेशन में पुट करें तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो एक्स और वाई की जिस वैल्यू पर उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है, एक्स और वाई की वो वैल्यू उस इक्वेशन की क्या कहलाती है, सोल्यूशन कहलाती है। अगर वो लीनियर इक्वेशन सिंगल है तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, मीन्स आपको एक्स और वाई की ऐसी इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी जिसके लिए इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिया, अब मान लीजिए यहाँ पर आपने एक्स के 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू क्या है, 0। अब इसमें आपने x इक्वल टू 0 रख दिया, तो अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 एंड प्लस क्या होगा 3y एंड माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ से 3y इक्वल टू क्या होगा 7, सो y इक्वल टू क्या होगा 7/3। तो देखो x इक्वल टू 0 है तो आपको y इक्वल टू क्या मिलेगा 7/3। अब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 7/3 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है। पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ पर 2 इंटू 0 एंड प्लस 3 इंटू 7/3 एंड माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा, 0। देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 7 आएगा, 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3 ये इस लीनियर इक्वेशन के क्या है, सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको अगर x की आप डिफरेंट वैल्यू लेते जाएंगे तो y की उसके करस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी। इसका मतलब अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक ही लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है तो उसके आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। लेकिन व्हाट हैपन अगर हमारे पास पेयर में हो, अगर लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास पेयर में है तब कितने सोल्यूशन होंगे। तो इसके देखो सोल्यूशन होने का मतलब है कि अब यहाँ पर जो x और y की जो वैल्यू मिलेगी वो एक ऐसी वैल्यू होगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तब यहाँ पर आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं होंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होंगे, जब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक सिंगल होगा। लेकिन अगर वो पेयर में है तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। और किसी भी लीनियर पेयर इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि जिसको हम अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं, और दूसरा जो तरीका है जिसको हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्राफिकल मेथड की बात करूंगा। So we have two methods for solving the pair of linear equation in two variables. First one is graphical method and second one is algebraic method. So first we have to discuss about the graphical method. अब देखो यहाँ का जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड का मतलब है कि जो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन होंगे उनका आपको ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाना जो पिछला वीडियो था मैंने 9th क्लास में बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे नए जुड़े होंगे उनके लिए। फिर मैं इसमें कैसे ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लीनियर पेयर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसको मैं बताऊंगा। देखो लीनियर पेयर इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब होता है कि x जो वेरिएबल है x और y, ठीक है, उसके ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जो उन दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वैल्यू, उसी वैल्यू को हम उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये हम सोल्यूशन ग्राफिकल मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और अलजेब्रिक मेथड के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड का मतलब है कि उन पेयर लीनियर इक्वेशन का आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा और उस ग्राफ के थ्रू हमें बताना पड़ेगा कि इसके सोल्यूशन क्या होंगे। और अलजेब्रिक मेथड का मतलब हो गया कि उसको आपको अलजेब्रिक मेथड के थ्रू उसको सॉल्व करके बताना होगा कि इसके क्या सोल्यूशन मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बनाने बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने एक इक्वेशन लिया x प्लस वाई एंड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ कि ग्राफ कैसे हम बनाते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। अब इसमें x की अगर आप डिफरेंट वैल्यू लेंगे, यहाँ पर x और y लिखेंगे, टेबल बना लेंगे। यहाँ पर x की अगर 0 रखते हैं तो उसके कंपेरिजन जो y की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3। अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो उसके कंपेरिजन में हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी। अगर x इक्वल टू हम -1 रखते हैं तो उसके कंपेरिजन में y की वैल्यू मिलेगी 4 मिलेगी। अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो उसके कंपेरिजन में y की जो वैल्यू मिलेगी 1। देखो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है और मैक्सिमम आपका डिपेंड करता है कि आप कितना फाइंड कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ग्राफ लेना है, ग्राफ शीट पेपर, और उसमें बीच से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। और इधर आप नंबरिंग कर लेंगे राइट साइड में तो वो पॉजिटिव नंबर की नंबरिंग होगी, इस नंबर लाइन बन जाएगा। और उसी तरह से अगर लेफ्ट साइड में करेंगे तो -1, -2, -3, -4 एंड -5 एंड -6। एबोव में करेंगे ओरिजिन से तो पॉजिटिव एंड 6, और बिलो में करेंगे तो नेगेटिव। इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये हमने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब आपको देखो जो x वाली वैल्यू है उसको हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे।
और जो y वाली वैल्यू है उसको हम y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। और ये दोनों जो सिस्टम बनते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम उसको जैसे इस कोऑर्डिनेट लिखना हो तो 0 3 लिखेंगे, मीन्स x की वैल्यू को पहले लिखेंगे, y की वैल्यू को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर तो x की वैल्यू को 0 है, 0 का मतलब ओरिजिन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 3 है। 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो आपको एबव में मिलेगा, तो यहाँ पर दोनों का क्रॉस पॉइंट मिलेगा, तो इस पॉइंट को हम 0 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर 1 और 2 है तो देखो 1 आपको क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है तो वो आपको राइट साइड में आ जाएगा, और 2 y पर जो 2 है वो भी पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर 2 है, और इन दोनों का जो क्रॉस पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 एंड 2। उसी तरह से -1 है और क्या है 4 है, -1 मतलब आपको लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग 4 आपको पॉजिटिव है, तो इन दोनों को क्रॉस पॉइंट आपको नियर अबाउट यहाँ बनेगा, ये हो जाएगा -1 एंड 4। फिर आप देखो 2 और 1 है, 2 का मतलब इस साइड हो जाएगा और 1 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, तो ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे 2 एंड 1। देखो ये जो पॉइंट हम लिखते हैं उसको लिखते समय ध्यान रखेंगे, जो फर्स्ट होगा वो x की वैल्यू होगी, और जो सेकंड नंबर होगा वो y की वैल्यू होगी, और इसको अगर हम स्मॉल ब्रैकेट पर कॉमा करके लिखें तो ये कोऑर्डिनेट होता है। अब जो भी पॉइंट आपको मिले हैं उसको आप ज्वाइन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। आप इस तरह से आप इस लाइन को आगे की तरफ इस तरह से बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से इस तरह से बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ से जब आप इसको एकदम परफेक्ट, अभी मैंने हैंड से किया है इसलिए एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप इसको बनाएंगे ग्राफ शीट पेपर पर तो बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और स्ट्रेट लाइन मिलने की वजह से हम इसको लीनियर बोलते हैं, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पर आप कहीं पर भी पॉइंट ले लो, जितने भी पॉइंट इस लाइन पर होंगे वो सब के सब इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। आप देखो यहाँ पर उठा के देखो, अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो ये क्या होगा 2.5 होगा, और y इक्वल टू क्या होगा 0, तो 2.5 और y इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, तो वैसे तो ये है यहाँ से पास होगा ऐसे करके, ये ऐसे पास होगा, अगर आप सही से बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से पास होगा। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये जो 3 और 0 होगा, ये जो पॉइंट 3 और 0 होगा वो भी इस इक्वेशन का क्या होगा सोल्यूशन होगा। इसका मतलब है कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट मिलेंगे वो सभी पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन के क्या होंगे सोल्यूशन होंगे। ये तो एक सिंगल इक्वेशन था। अगर ये पेयर में है, मतलब अगर हम कोई दूसरा इक्वेशन लें, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया कि 2x एंड प्लस वाई इक्वल टू 0 ले लिया, 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या ले लिया 0। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू ले लें, टेबल ऐसे बना लें तो x और y हो जाएगा, तो x की अगर हम वैल्यू ले लें 0 तो y की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी 0। x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और फिर y की वैल्यू मिलेगी -2। x की वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो y की जो वैल्यू मिलेगी 2 मिलेगी। अगर हम यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या मिलेगी 4 मिलेगी। तो अब देखो मैंने दूसरा इक्वेशन लिया। अगर हम इस इक्वेशन का भी ग्राफ बनाए तो पहला क्या 0 0, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपको 0 0 है 0। फिर दूसरा क्या है 1 एंड -2, 1 का मतलब यहाँ हो गया और -2 का मतलब ये पॉइंट होगा, तो ये दोनों जो यहाँ पर क्रॉस करेंगे वो ये होगा, तो दिस इज योर 1 एंड -2। फिर आपको देखो -1 एंड 2 है, -1 का मतलब आपको यहाँ पर हो गया, और उसके करस्पॉन्डिंग 2 है, 2 का मतलब आपको यहाँ हो जाएगा, तो ये -1 एंड 2 है। फिर आपको 2 एंड -4 है, 2 का मतलब आपको यहाँ हो गया, और 4 का मतलब है कि आपको -4 है, सॉरी, तो -4 का मतलब नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ देखते हैं कुछ गलत हुआ है क्या, यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 4, तो y इक्वल टू कितने हो जाएगा -4, और यहाँ पर -1 रखेंगे तो 2, तो -1 एंड 2 एगो में आ गया, और 2 यहाँ पर है और 4, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 एंड 4। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट्स मिले हैं इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे ऐसे तो भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब आप दोनों इक्वेशन में देखें, दोनों इक्वेशन को आपने ड्रॉ किया तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा इस इक्वेशन की लाइन को दूसरी इक्वेशन की लाइन को आगे बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वो एक कॉमन पॉइंट होगा, वो ऐसा कॉमन पॉइंट होगा जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो जितने भी कॉमन पॉइंट्स होंगे दोनों इक्वेशन के लिए, मीन्स पहले इक्वेशन के लिए और दूसरे इक्वेशन के लिए, वो सब दोनों इक्वेशन के क्या कहलाएंगे सोल्यूशन, और वो जो कॉमन पॉइंट होगा दैट इज द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उस कॉमन पॉइंट को हम दोनों लीनियर पेयर इक्वेशन का क्या बोलते हैं सोल्यूशन। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पर बढ़ाया, अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो ये 3 और 4 के बीच में आएगा लगभग में। अगर आप ग्राफ शीट पेपर पर करेंगे तो बिल्कुल सही मिलेगा, और इस तरह से हम y एक्सिस पर आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा। तो आप ये मान लीजिए कि 7 है और ये मान लीजिए कि आपको 8 है, तो 7 और 8 के बीच में। तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट
-3.5 है और यहाँ पर जो 7.5 है, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ बोथ द लीनियर पेयर इक्वेशन। ठीक है, तो ये सोल्यूशन होता है। इस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, हम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसके ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब जब हम किसी भी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको तीन ही तरीके से उन इक्वेशन के ग्राफ मिल सकते हैं। या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट उन दोनों इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। या फिर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं और अगर वो लाइनें आपको इस तरह से मिल जाए कि एक लाइन आपको ये है और दूसरी लाइन इसी के ऊपर से ओवरलैप कर जाए। इसका मतलब है कि अगर एक लाइन इस तरह से है और एक लाइन जस्ट इसके ऊपर से ऐसे चली जाए, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे उस सब के सब दोनों पॉइंट्स पे क्या होंगे, कॉमन होंगे। मीन्स दोनों लाइन पर जितने, मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। इसमें एक ही सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, और इस केस में क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और तीसरी कंडीशन ऐसी होती है कि जब आप दो इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें तो दोनों लाइनें हैं वो रेल की पटरियों की तरह पैरेलल मिल जाए। तो आप देखो जब रेल की पटरियों की तरह पैरेलल मिलेंगी तब क्या होगा कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन पे कॉमन हो, क्योंकि ये अगर पॉइंट यहाँ पर है तो इसमें कॉमन नहीं है, अगर ये पॉइंट यहाँ पर तो इसमें कॉमन नहीं है। मतलब आपको एक ऐसा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस कंडीशन में आपको नो सोल्यूशन होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपको उसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के ये देखना है कि कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं या मीट करते हैं या नहीं मीट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अब जब आप किसी भी लीनियर पेयर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो आपको तीन तरीके के ग्राफ मिल सकते हैं। या तो दोनों लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे, अगर दोनों लाइनें कहीं इंटरसेक्ट करते हैं इसका मतलब उसका एक ही सोल्यूशन है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि एक लाइन ऐसे पास हो गई और दूसरी लाइन उसके ऊपर से कोइंसाइड कर जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइनें क्या हो, पैरेलल हो जाए। तो अगर पैरेलल होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कोइंसाइड लाइनें मिलेंगी तो इसका मतलब मेनी सोल्यूशन है, और इंटरसेक्टिंग लाइनें मिलेंगी इसका मतलब वन सोल्यूशन है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वो मैं बता तो हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफिकल मेथड से जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं इसका मतलब है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब हम जब ग्राफ बनाएंगे तो कोई सी भी लीनियर पेयर इक्वेशन का जो ग्राफ हो तीन तरीके से बन सकता है। मैंने जैसे बताया था कि वो या तो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या फिर दोनों लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड कर सकती हैं, या फिर दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है, अगर वो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इसका मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो उन दोनों लीनियर पेयर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं इसका मतलब उसका मेनी सोल्यूशन होगा, यानी कि उन यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब दोनों लाइनें दूसरे को कोइंसाइड करेंगे तो कहीं पर भी पॉइंट करें, यहाँ पर वो भी सोल्यूशन होगा, यहाँ पर वो भी सोल्यूशन होगा, यहाँ पर वो भी सोल्यूशन होगा। इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अगर दोनों लाइनें दूसरे का पैरेलल है तब उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब कैसे हम पता करेंगे कि जो लाइनें हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइनें कब मिलेंगी, जो लाइनें हैं उनका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कोइंसाइड कब करेंगी, जो लाइनें हैं अगर हम उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो दूसरे को पैरेलल कब होंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। तो जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, जैसे यहाँ पर इक्वेशन 1 है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 है, इनका जो x का और y का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उसको आप कंपेयर करके वैल्यू निकाल लीजिए और इसके बाद आप इनके कोफिशिएंट का रेशियो फाइंड करिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 2x एंड प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और इसके बाद हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन का पहले इक्वेशन से कंपेरिजन करें तो a1 इक्वल टू 2 मिलेगा। यहाँ पर इसका अगर हम इसके साथ कंपेरिजन करें तो b1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और c1 इक्वल टू क्या मिलेगा, -7। उसी तरह से अगर हम दूसरे इक्वेशन का इसके साथ कंपेरिजन करें तो a2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, सॉरी 3 मिलेगा। और अगर हम b2 की बात करें तो b2 इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर क्या b2 है, इसका मतलब b2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। और अगर हम c2 की बात करें तो वो मिलेगा -6। अब बहुत सिंपल सा काम, आप इनका रेशियो फाइंड मीन्स a1 अपॉन a2 फाइंड करिए। तो आप देख रहे हैं a1 अपॉन a2 क्या होगा, 2/3। इसके बाद आप b1 अपॉन b2 फाइंड करिए, तो आप देख रहे हैं ये क्या मिलेगा, 3/2। इसके बाद आप c1 अपॉन c2 फाइंड करिए तो ये मिलेगा -7/-6, और इसको हम लिख सकते हैं 7/6। अब आप कंडीशन करेंगे, अगर आपने इन रेशियो को फाइंड किया और पहला कंडीशन ये मीन्स a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो 2/3 है और b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है 3/2 है। इसका मतलब ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर ये कंडीशन आती है तो जब आप इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, मैंने यहाँ पर डैश कर दिया, इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे मीन्स अगर हम इस पहले इक्वेशन का और इस दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो जो लाइनें होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब आपको कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। तब जब आपके पास ये कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दूसरा है कि अगर लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इसका मतलब है कि हैव वन सोल्यूशन मीन्स
जब भी दो लाइनें दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उसके एक ही सोल्यूशन हो सकता है, और इसको हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं हैव यूनिक सोल्यूशन। और तीसरी चीज़, जब भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अगर एक सोल्यूशन मिल जाता है या एक से ज़्यादा सोल्यूशन मिल जाता है, जब भी किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपको सोल्यूशन मिले, चाहे वो सोल्यूशन एक सिंगल मिले या फिर एक से ज़्यादा मिले, तो हम ऐसे इक्वेशन को कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 2x + 3y - 7 और 3x + 2y - 6 = 0, इन दोनों के आपने कांस्टेंट का कंपेरिजन किया और उसका रेशियो फाइंड किया, तो a1/a2 = 2/3 मिला, फिर b1/b2 = 3/2 मिला और c1/c2 = 7/6 मिला। आप देख रहे हैं कि पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब है कि जब आप इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो ग्राफ मिलेगा वो दोनों ऐसी लाइनें मिलेंगी जो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अगर इसके सॉल्यूशन हैं तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, हैव ओनली वन सॉल्यूशन। इस कंडीशन में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही क्या होगा, सॉल्यूशन। तो उसको हम बोलते हैं कि हैव ओनली वन सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन। अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है तो इसका मतलब है कि वो, अगर इक्वेशन को पूछा जाए कि इक्वेशन कैसा है तो आप बोलेंगे कि इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। मीन्स अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मिलता है देन दैट इक्वेशन इज ए कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो आप इसको बोल सकते हैं कि इट इज ए कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है। अब एक तो हमें पता चल गया कि ग्राफिकल मेथड से जब हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है। इंटरसेक्टिंग लाइन मिलने के लिए क्या कंडीशन है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन है 2x + 3y एंड -4 = 0, और दूसरा है 4x + 6y - 8 = 0। ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू है और आपने इनके कोफिशिएंट का कंपेरिजन करके रेशियो निकाला। मीन्स a1/a2 फाइंड किया तो आप देख रहे हैं कि 2/4 मिल रहा है। फिर आपने b1/b2, इसको आप कैंसिल करके 1/2 लिख सकते हैं। b1/b2 फाइंड करेंगे तो ये आपको 3/6 मिलेगा, इसको आप कैंसिल करके 1/2 मिल सकता है। और उसी तरह से अगर आप c1/c2 तो आपको -4/-8 मिल रहा है, इसको आप कैंसिल कर सकते अब 1/2 लिख सकते हैं। देखो अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 मिल जाए, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 मिल जाए, तब आपको थर्ड टर्म का कंपेरिजन करना कंपल्सरी होता है। जब आपने थर्ड टर्म का कंपेरिजन किया तो वो भी आपको 1/2 मिला। मीन्स आपको कुछ ऐसी कंडीशन मिल रही है। मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब आप इन दोनों लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट का कंपेरिजन करके आपने उनका रेशियो फाइंड किया तो कुछ आपको ये कंडीशन मिल रही है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर आप इस कंडीशन में इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो जो ग्राफ हमें मिलेगा वो एक कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है कि अगर एक इक्वेशन का ग्राफ आपको इस तरह से मिला है तो जो दूसरी इक्वेशन है उसका ग्राफ इसके ऊपर से ओवरलैप होगा, मीन्स उसी के ऊपर से ऊपर गुजरेगा। ठीक है, उसको हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। अब अगर वो कोइंसिडेंट लाइन है तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो अगर कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को कोइंसिडेंट करती हैं तो उसके मेनी सोल्यूशन होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे है वो मेनी सोल्यूशन। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन मिल रहा है। और कितने सोल्यूशन मिल रहा है, मेनी सोल्यूशन मिल रहा है। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन मिलता है तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये इस कंडीशन में भी अगर ये कंडीशन आती है, इस कंडीशन में भी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन हमें मिल रहा है, इसलिए इन दोनों को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जो लास्ट और आखिरी बात है, और जो तीसरी कंडीशन क्या है, जैसे हमारे पास मान लीजिए लीनियर पेयर इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0 और 4x + 6y - 10 = 0। अब इसका ग्राफिकल मेथड से हमें इसका क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन। तो हम कैसे पता करेंगे कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये लाइन कैसे मिलेगी, तो उसके लिए मैंने आपको बताया सिंपल तरीका कि इनके कोफिशिएंट का कंपेरिजन करके रेशियो निकालिए। तो अगर हम यहाँ पर a1/a2 फाइंड करें, अब आप a1/a2 का मतलब समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर 2 क्या होगा 4, तो ये आएगा 1/2। फिर अगर हम b1/b2 फाइंड करें तो आपको देखो यहाँ पर 3/6 मिलेगा और 3/6 का मतलब क्या होगा 1/2। और अगर आपने c1/c2 फाइंड किया तो ये मिलेगा -8/-10, तो ये मिलेगा 8/10 और इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये होगा 4/5। आप देखो यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है। a1/a2 इक्वल टू क्या b1/b2 बट नॉट इक्वल टू क्या c1/c2। इसका मतलब कुछ आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी। देखो अगर आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करके और अगर आपको ये कंडीशन मिलती है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि अगर आप उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब बनाएंगे तो जो ग्राफ मिलेगा वो कैसी लाइन मिलेगी, लाइन सा पैरेलल। मतलब उनकी जो दोनों, अगर इन दोनों इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएं तो इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे के पैरेलल लाइन मिलेगी कुछ इस तरह से।
आपको पैरेलल लाइन मिलेगी, इसका मतलब है कि आपको कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है जो दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हैव नो सोल्यूशन। मतलब जब भी आपको पैरेलल लाइन मिलेगी तो हम कह सकते हैं कि उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। और जब भी किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो देन वी कैन से दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। सो वी कैन से दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो देखो ग्राफिकल मेथड से ये तरीका था कि हम कैसे किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ग्राफिकल मेथड का मतलब यह है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के आप पता करेंगे कि उसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। अब मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं कि हम जब भी किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो आपको कितने तरीके से लाइनें मिल सकती हैं। पहली कंडीशन है कि आपको एक इंटरसेक्टिंग लाइन मिल सकती है। इंटरसेक्टिंग लाइन मिलने का कंडीशन क्या होगा कि अगर आप उनके कोफिशिएंट का कंपैरिजन करें और ये कंडीशन आ जाए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, b1/b2। ऐसी कंडीशन में अगर उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं मिलती है इसका मतलब उसका एक ही सोल्यूशन होगा। और अगर उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन मिलता है तो हम ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। अगर आपने उनके कोफिशिएंट का रेशियो फाइंड किया और आपको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मिला, मतलब उनके कोफिशिएंट का जो रेशियो है इक्वल हो गया, तब आपको अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो बनाएंगे तो आपको जो लाइनें मिलेंगी वो कोइंसिडेंट लाइनें मिलेंगी। कोइंसिडेंट लाइनें मिलने का मतलब है कि अगर आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की है तो दूसरी इक्वेशन का जो लाइन होगा, ग्राफ होगा, वो इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा। और अगर कोइंसिडेंट लाइनें मिलती हैं इसका मतलब उसके कितने सोल्यूशन होंगे, मेनी सोल्यूशन होंगे। तो अब देखो मेनी सोल्यूशन मिल रहा है इसका मतलब आपको उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन मिल रहा है। तो ऐसे इक्वेशन को हम फिर क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। मतलब जब भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन मिले तो ऐसे लीनियर इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। और जब उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। अब देखो यहाँ पर अगर आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट का कंपैरिजन किया और कुछ इस तरह से मिल गया, मींस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब आप इस कंडीशन में अगर इन इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो आपको पैरेलल लाइन मिलेगी। और अगर जब लाइनें पैरेलल होंगी इसका मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो होप कि आपको ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कैसे सोल्यूशन फाइंड करना है ये आपको समझ में आता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिकली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें जिससे कि और भी स्टूडेंट का फायदा हो सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।